गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा और हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू, इसकी यूनिट्स एंड इसकी डायमेंशन को डिटरमाइन किया। हमने ये भी पढ़ा कि कैसे यूनिवर्स में कहीं भी किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होता। अब आज हम इसके आगे पढ़ेंगे कि किसी भी प्लैनेट की सरफेस पर ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है। यानी हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ डिटरमाइन करेंगे, इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। और ये जो फार्मूला होगा ये किसी भी प्लैनेट के लिए वैलिड होगा। ये सिर्फ अर्थ की सरफेस के लिए नहीं, या मून की सरफेस हो, जुपिटर की सरफेस हो, सन की सरफेस हो, मार्स की सरफेस हो, ये किसी भी प्लैनेट के लिए छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी सरफेस पर उस मास के कारण ग्रेविटी कितनी है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, ये डिटरमाइन करने में हेल्पफुल रहेगा। तो हम बना लेते हैं, अर्थ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये आपकी अर्थ है। हमेशा डिस्टेंस सेंटर से काउंट की जाती है। तो ये अर्थ का सेंटर है, आर रेडियस है अर्थ की, और यहाँ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास है अपना mg, यानी मास है m और इसका फोर्स हो जाएगा mg टूवर्ड दी सेंटर। मास है इसका m, अर्थ का मास है कैपिटल M। तो कितनी डिस्टेंस हुई दोनों के बीच में? दोनों के बीच में डिस्टेंस हुई r, जिसे आप लिखते हो कैपिटल R हुई डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि टच कर रहा है तो डिस्टेंस 0 हुई। डिस्टेंस हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से काउंट होती है। तो अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगी, यानी कि कैपिटल R हो जाएगी। अब आप सिंपल फार्मूला फॉलो करो न्यूटन्स लॉ का। वो फार्मूला क्या कहता है? वो फार्मूला आपको बताता है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2। तो m1 की जगह आप क्या रखोगे? अर्थ का मास रखोगे। m2 की जगह क्या रखोगे? ऑब्जेक्ट का मास रखोगे स्मॉल m, और अपॉन r स्क्वायर, r की जगह क्या रखोगे आप? जो भी डिस्टेंस है कैपिटल R स्क्वायर। ठीक। अब F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो F इज इक्वल टू mg लिख सकते हो आप। जिस पे फोर्स निकाल रहे हो उसी का मास होगा। आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकाल रहे हो तो स्मॉल m रखोगे, और लेकिन अगर आप अर्थ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहे हो, यानी ये छोटा वाला मास इस अर्थ को अपनी ओर किस एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ पर फोर्स कैपिटल M इंटू G आपको लिखना पड़ेगा। हाल फिलहाल हम इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स निकाल रहे हैं और ड्यू टू अर्थ फोर्स लग रहा है इस पर, तो जितना फोर्स लग रहा है उसका वेट हो जाएगा, यानी स्मॉल m इंटू G लिखेंगे यहाँ। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? स्मॉल m इंटू G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान कैपिटल R स्क्वायर। ये स्मॉल m और ये स्मॉल m कैंसिल, तो क्या मिला आपको फार्मूला? स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला है आपके पास। ये किसी भी प्लैनेट के लिए वैलिड है, ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, ये मून के लिए भी वैलिड है। कैसे मून के लिए है भाई? इस फार्मूले में कैपिटल G तो यूनिवर्सल है, कैपिटल G की वैल्यू जो रहेगी वो हर जगह सेम रहेगी, लेकिन कैपिटल M अर्थ की जगह आप क्या लिखोगे? अर्थ का मास लिखोगे। कितना है अर्थ का मास? 10 टू द पावर 24 kg के ऑर्डर का होता है। कुछ मल्टीपल भी होता है, बट इन शॉर्ट आपके लिए अभी बताया जा रहा है कि 10 टू द पावर 24 kg के ऑर्डर का होता है। और रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर होती है, जिसको आप मीटर में रखोगे।
6400 किलोमीटर यानी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर हो जाएगा। और कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता ही है, जब ये सारी कुछ वैल्यू रखोगे तो अर्थ की सरफेस पे जो जी की वैल्यू आएगी वो आती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जब आप मून पे निकालोगे जी की वैल्यू तो मून का मास रखोगे, और मून का मास कितना होता है 10⁻22 kg के ऑर्डर का होता है। उसमें भी कुछ मल्टीप्लायर होता है, लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे। तो लमसम आप ये जान लो ये 10⁻22 kg, और उसकी रेडियस जो होती है वो भी अर्थ की रेडियस से काफ़ी कम होती है। ये डाटा आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप वो डाटा उठा के और फार्मूले में जब वैल्यू रखोगे तो G/6 मिलेगा, यानी मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम्स लेस है। यानी जब आप जी मून निकालोगे वैल्यू रख के तो वो जी अर्थ और डिवाइडेड बाई 6 इतनी वैल्यू मिलती है मून पर, क्योंकि मून का मास कम है, मून की रेडियस कम है, तो मून की सरफेस पे ग्रेविटी कम होगी। ऐसे ही जब आप सन पे या जुपिटर पे निकालोगे ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द सरफेस, तो जुपिटर पे बहुत ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि जुपिटर का मास भी बहुत ज़्यादा है अर्थ से, और उसकी रेडियस भी ज़्यादा है, बट मास ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे अर्थ की तुलना में ज़्यादा ग्रेविटी निकलेगी। अब ये कम ग्रेविटी और ज़्यादा ग्रेविटी का सीधा असर है अपना वेट फील होता है। आप यहाँ 60 kg के फील करोगे तो मून पे जाके आप कितना फील करोगे 10 kg का फील करोगे। आपकी स्ट्रेंथ अगर यहाँ 6 फीट कूदने की है लॉन्ग जंप, तो मून पे आप कितना बहुत ज़्यादा कूद जाओगे, 40-50 फीट आप जंप कर सकते हो ईजी वे मून की सरफेस पे। इसलिए ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा रोल है इन चीज़ों पर। अब इस फार्मूले को मैं रीमोडिफाई कर सकता हूँ, यानी आपका जो फार्मूला मिला है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपान r स्क्वायर, ये आपका मेन फार्मूला हुआ। अब इसमें आप मास को डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी मास को मास के फॉर्म में ना रहने दो, डेंसिटी के फॉर्म में। कई बार न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है फार्मूला डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और अगर आप अर्थ को एक स्फीयर मानते हो, किसी भी प्लैनेट को एक स्फीयर मानते हो, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³, ये वॉल्यूम होता है। तो मास क्या बन जाएगा आपका 4/3πr³ बाई रो, यानी डेंसिटी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और अब इसको इस फार्मूले में रखो तो जी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जी की वैल्यू मिलेगी कैपिटल जी तो भाई है ही आपके पास, और मास की जगह आप रख रहे हो 4/3πr³ रो और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर और ये r³, तो क्या मिला आपको g इज इक्वल टू 4/3 पाई है कैपिटल जी रो एंड r। ये फार्मूला आपको भूलना नहीं है, ये आप डिराइव भी कर सकते हो। तो आप जब मास ना दिया होगा किसी भी प्लैनेट का, अगर मास नहीं दिया है, डेंसिटी दी हुई है और रेडियस दिया है, तो भी आप जी की वैल्यू उसकी सरफेस पे निकाल सकते हैं। आपको एक फुटबॉल दे दिया जाए तो अगर उसकी भी रेडियस और डेंसिटी दे दी तो उसकी सरफेस पे उस फुटबॉल के कारण कितनी ग्रेविटी है वो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो कांस्टेंट हो गए 3, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, कैपिटल जी कांस्टेंट, ये दो चीज़ें आपकी वेरिएबल हैं। तो जी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी डेंसिटी जितना ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी सरफेस पर। ये एक केस हुआ। और दूसरा आपका आ रहा है जी प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जो ग्रेविटी है
वो रेडियस के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करते हो तो क्या मिलता है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस निकल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट, और वहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल रहा। तो किसको सही माने किसको ना माने। आप ये जो मास है, अगर ये स्फीयर के केस में यानी प्लैनेट स्फीरिकल है और उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ध्यान देना, प्लैनेट स्फीरिकल है और उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो फिर मास जो होगा डेंसिटी का फंक्शन बन जाएगा और आपका ये फार्मूला मोस्ट ओरिजिनल हो जाएगा। इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अगर स्फीरिकल शेप नहीं है या डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इस केस में फिर आप इस फार्मूले के थ्रू जाओगे। तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि कब कौन से फार्मूले को फॉलो करना है। आप ये कब लिखोगे, जब डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है और वो स्फीरिकल है कि नहीं, ये भी आपको ध्यान देना हो। अदरवाइज़ स्फीरिकल के केस के लिए, यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए वो फार्मूला तो आपके पास है ही है। तो जब जैसा न्यूमेरिकल में डेटा दिया हुआ हो वैसा फार्मूला अपने को यूज करना है। और एक चीज़ इसमें बता दूं, ये जो आई है ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सरफेस के लिए वैलिड है। सरफेस से आप 150 किलोमीटर हाइट तक ऊपर भी जा सकते हैं, ये वैल्यू लगभग वही रहेगी। लेकिन आप ज़्यादा हाइट पे जाओगे तो ये वेरी करेगी, और जब ज़्यादा हाइट पे, ज़्यादा डेप्थ पे जाते हैं तो जी की वैल्यू कैसे बदलती है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे बदलता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपसे बनेगा।